डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका न्यू आकार अकेडमी में। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने एक वादा किया था कि आपको एक निश्चित रूप से एक वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा सिपाही के लिए। सिपाही दरोगा, आपको बता दूं मेरा विषय मैथमेटिक्स है, तो पहले तो हम यह बात कर दें। ठीक है, आपको बताऊं कि इसमें कोई यह वेरिएशन नहीं आ पाता है कि यहाँ से यहाँ तक का सिपाही में पूछा जाएगा, यहाँ से वहाँ तक का दरोगा में पूछा जाएगा, यहाँ से वहाँ तक का IAS PCS में पूछा जाएगा। गणित में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब हम कहते हैं कि हम शुरू से लेकर आखिरी तक गणित पढ़ाएंगे किसी टॉपिक के लिए, तो जो टॉपिक बताएंगे, जैसे मान लो हमने नंबर सिस्टम पर बात किया या परसेंटेज पर बात किया, तो वो किसी भी परीक्षा के लिए पर्याप्त होता है। यानी उसकी जो थ्योरी होती है, समझिएगा बात को, जो थ्योरी होती है उसकी, यानी जो सिद्धांत उसके होते हैं, वो किसी भी परीक्षा के लिए पर्याप्त होते हैं। अब हाँ, जब सवाल की बात आती है तो सवाल हमको जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो हम वो पर्टिकुलर परीक्षा के लिए करवाएंगे, वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन थ्योरी तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर कहीं पर भी किसी का भी मैथ आप देखो, अगर कहीं UPP लिखा हो मैथ का, तो ये मत सोचो खाली UPP के लिए है। मैथ और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। ये कभी एक विषय का नहीं होता है, ये कि एक परीक्षा का होता है, ये सबके लिए होता है। तो थ्योरी तो सबके लिए होता है। तो थ्योरी आज से शुरू कर रहा हूँ, और आज शुरू करूँगा तो सीधे सीधे संख्या पद्धति से शुरू करूँगा। संख्या पद्धति, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम के रूप में जानते हैं। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम के अंदर में बहुत सारी चीज़ें, छोटी 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 ढेर सारी चीज़ें, है ना। अब अपना नंबर सिस्टम क्या है, अगर इसको हम एक ऐसे ही ग्राफ बना के समझने की कोशिश करें, तो हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे तो ये संख्या कितने प्रकार की होती है, तो मोटा मोटा दो भागों में इस संख्या को आप बांट सकते हो। एक का नाम हम रख देंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और एक संख्या हो जाएगी अवास्तविक संख्या। बोलो, अगर एक संख्या वास्तविक हुई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताइए। कोई समस्या हो तो तुरंत बताइए। देखो, अवास्तविक संख्या हो गई। अब वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या यहीं रुक गई। कहे रुक गई, इसके और भेद नहीं हो पाएंगे। तो जब हम वास्तविक संख्या को आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर में दो भेद कम से कम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, एक संख्या का नाम रख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और एक संख्या का नाम हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो, अब अपरिमेय संख्या का भी ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं है, हम बस इसका उदाहरण हम दे देंगे कि हाँ क्या क्या अपरिमेय संख्या होगी, इसके और डिटेल में नहीं जाना है। अब आप जाएंगे परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अंदर बहुत प्रकार की संख्याएं मिलती हैं। मतलब कितनी संख्याएं हो सकती हैं, आप ऐसे से कर सकते हो आप, यानी जितनी संख्याओं के बारे में आपने कुछ पढ़ा लिखा होगा, है, उन संख्याओं में से मैक्सिमम संख्या आपको परिमेय में मिल जाने वाली है। जैसे कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूँ। जैसे एक का नाम है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का नाम आपने सुना होगा। एक संख्या का नाम है पूर्ण संख्या, होल नंबर के बारे में आपने सुना होगा। एक संख्या के बारे में आपने सुना होगा पूर्णांक, एक संख्या के बारे में आपने सुना होगा सम संख्या, एक संख्या होगी आपकी विषम संख्या, एक संख्या होगी आपकी भाज्य संख्या, एक संख्या होगी आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद आपने सुना होगा सअभाज्य संख्या। आप समझ रहे हैं, सअभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ये सब क्या क्या है। तो ये सारी की सारी संख्याएं इस किसके अंदर में आ रही, संख्याओं के अंदर में। अब आप ध्यान से देखो, इसको आप ठीक से समझो। संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, एक का नाम है वास्तविक, एक का नाम है अवास्तविक। अवास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका अस्तित्व संभव नहीं होता है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं √-25। उदाहरण दे रहा हूँ, -25 का उदाहरण मैंने दे दिया कि क्योंकि इसका उत्तर नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ये 5i हो जाएगा ना, तो ये अवास्तविक संख्या के रूप में आएगा। अब वास्तविक संख्या के फिर दो भेद आप कर सकते हो। एक का नाम परिमेय संख्या होगी, एक का नाम अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कैसी कैसी संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने लिख दिया √2, √5, पाई,
ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो फिर परिमेय संख्या क्या होती है, और बाकी जितनी सारी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इन सभी के बारे में कम से कम 2-2 लाइन की शानदार डेफिनेशन और कुछ उदाहरण के साथ में इन सारी संख्याओं को जब आप समझ जाएंगे, तब कहीं भी कुछ लिखा रहेगा तो आपको पढ़ने में समस्या नहीं आएगी, है ना। तो आओ देखते हैं कि अगर हम एक एक को शुरू करें तो उसके बारे में हम क्या क्या जानकारी आपको दे सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या है भाई? ऐसी संख्या, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं देखो, जो शुरुआत को, काउंटिंग नंबर जिसको आप कहते हैं, जो शुरुआत होती है एक से और एक से पढ़ते हुए आगे बढ़ते बढ़ते अनंत तक चली जाती है, ऐसी संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फानाइट। एक से प्रारंभ करते हुए और अनंत तक जाने वाली अगर कोई संख्या है तो उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। सवाल यहीं से पूछ लेता है, जब भी कभी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो हमेशा एक से आपको शुरू करना है, लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात आएगी तो 0 से शुरू करना है। तो हमें यही देखना है कि हमें याद रखना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है ना, 0 से नहीं शुरू होती। अब जब हमने प्राकृतिक संख्या समझ लिया तो अब इसके बाद हमको समझना होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो ये शुरुआत होती है 0 से। देखो, इसमें पहली संख्या 0 होती है, फिर 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 शामिल कर दिया गया। क्यों शामिल कर दिया गया? जब हम आप बताते रहते हैं कि जब आपको दूरी गिनना होता है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस गिनने में 0 के बड़े महत्व होते हैं। आपको बताएं, जब आप कहीं जा रहे होते हैं, देखो ऐसे अगर है तो आप यहाँ पर लिखा हो 0 और यहाँ लिखा है 1, तो 0 से चलते हैं आप 1 तक पहुँचते हैं, तो यहाँ 0 की आवश्यकता। जब 0 नहीं था कितना मुश्किल था, जरा सोचो। ये जब 1 हुआ करता था, ये 2 हुआ करता था। प्रॉब्लम ये थी कि इंसान ये सोच रहा था कि जब मैं अभी कहीं चला भी नहीं, खाली खड़ा हूँ, तब कैसे 2 पर पहुँच जाऊँगा, है ना। 1 पर कैसे पहुँच गया मैं? 1 पर अभी जब मुझको चला ही नहीं, तब 1 कहाँ से आ गया, है कि नहीं। तो ये बड़ी समस्याएं थी, लेकिन अब जब से 0 हुआ तो कितना आसान हो गया। तो अब हम कह सकते हैं इसको, देखो 0 से, तो 0 पहली संख्या हुई और यहाँ पर दूसरी संख्या हमारी 1 हुई, तो हम 0 से चलते हैं और 1 पर पहुँचते हैं। ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या के बाद फिर बनता है आपका पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है? इसको अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर क्या होता है? एक बहुत बड़ी संख्या रेखा होती है, बहुत बड़ी, जो दोनों तरफ एरो का साइन ये बता रहा होता है कि दोनों तरफ ये अनंत रूप से विस्तारित है। तो ये संख्या 0 यहाँ बीचों बीच में 0 होता है और दाहिनी तरफ 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाता है, और बाईं तरफ -1 -2 -3 और इनफाइनाइट तक जाता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास सारी संख्याएं मिल जाती हैं, यानी प्राकृतिक भी इसी मिल जाती है, अपूर्ण भी मिल जाती है और माइनस वाली संख्याएं भी मिल जाती हैं। एक तरह से मान लो कि पूर्णांक, इन दोनों का अगर हम उसमें वो बनाना चाहें वेन डायग्राम, तो ये रहा अगर प्राकृतिक संख्या, ये रहा आपका पूर्ण संख्या, अब ये रहा आपका पूर्णांक। आप समझे? जहाँ कहीं आ जाए तो ये प्राकृतिक संख्या कम होती है क्योंकि उससे भी 1 अंक ज़्यादा है पूर्ण संख्या, और ये उससे भी ज़्यादा है पूर्णांक क्योंकि इसमें नेगेटिव वगैरह भी आ गया। तो आपने यह डायग्राम देख लिया। तो मेरे ख्याल से इन तीनों संख्याओं के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, हो गई? अब यहाँ एक बात समझने की है कि क्या जब पहली बार ये बना होगा तो लोगों के मन में आया लगता गणित खत्म हो गई क्या, मतलब अब वो दिख भी नहीं रही है, मतलब अब हमको करना ही क्या है। हर तरह की जो जिस समय जितनी जानकारी थी वहाँ पर, प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें गिनती हो गई, वस्तुओं को गिनना, अपने पशुओं को गिनना, परिवार को गिनना, इतना तो बहुत हो गया था। अब और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ा तो आदमी ये सोचने लगा कि बताओ यार, ये तो 1 है और ये तो 2 है, तो 1 और 2 के बीच में भी कुछ है या वैक्यूम है यहाँ बना हुआ? ऐसा तो हो नहीं सकता, वैक्यूम तो होगा नहीं। तो 1 और 2 के बीच क्या है?
इसको जब जानकारी खोजने के लिए लोग जुटे, तब वहाँ पर उनको मिलने लगी ढेर सारी संख्याएं। अब वो ढेर सारी संख्याएं क्या है, हम लोग आगे देखते हैं। मिले? देखो, इसके बाद एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ अपने बारे में। देखो, ये यूपी का बैच शुरू हो गया ना, और यूपीपी के लिए मैथ और रीजनिंग 75 में 75 जो हमारा टारगेट है वो हम लेके रहेंगे। ठीक। दूसरी जानकारी ये देना है कि एक फंडामेंटल मैथमेटिक्स नाम से एक पेड बैच मेरा चल रहा है, चलना शुरू होगा ये 20 मार्च से। 20 मार्च से एक फंडामेंटल बैच चला रहा हूँ, उसका नाम होगा फंडामेंटल मैथमेटिक्स। उस बैच का नाम रहेगा फंडामेंटल मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या होगा, ये जीरो से शुरुआत होगा। हाँ, जीरो का मतलब होता है बेसिक से शुरू करेंगे आप सब कुछ, और कहाँ तक जाएंगे, बेसिक से लेके जाएंगे आप एडवांस तक, सब कुछ रहेगा। 6 माह का कोर्स होगा, 1 घंटा की रोज क्लास होगी, एक दिन, सप्ताह में एक दिन टेस्ट का आयोजन होगा, सप्ताह में एक दिन टेस्ट का आयोजन 6 माह का होना है। इसकी फीस रखी गई 999 रुपया। ठीक, 20 मार्च से ये शुरू हो रहा है। तो ये आपको जानकारी है। फंडामेंटल क्या होगा, हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक पर खूब समय लेकर के, हाँ, समय लेकर के, और ये पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे। और इसकी जो मुख्य विशेषता क्या हो गई, ये तो टेस्ट वाली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता ये होगी कि मान लो हमने कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो जो पेड बैच के बच्चे रहेंगे उनके पास हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, नंबर लिख लो, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रश्न को। तो अपने प्रश्न को जब व्हाट्सएप कर देंगे, तो जब हम उसके क्वेश्चंस कराएंगे तो आपके क्वेश्चन उसमें ले लेंगे। इसका फ़ायदा क्या मिल गया, जैसे आपके घर में कोई एक एक्स नाम की किताब है, कोई विद्यार्थी जिसके पास एक्स नाम की किताब है, एक विद्यार्थी जिसके पास वाई नाम की किताब है, किसी विद्यार्थी के नाम जेड नाम की किताब है, किसी विद्यार्थी के पास उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स पड़े हुए हैं। तो जब हम, जैसे हमने संख्या पद्धति बात किया, तो वो अपने सवाल लगाने शुरू करेगा, सवाल लगाते समय उसको अपने चैप्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम मिलेगी, वह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बच्चा इसी नंबर पर अपने सवाल हमें भेज देगा कि सर हम ये सवाल लगा रहे थे, यह चैप्टर लगा रहे थे, और इसमें ये सवाल हमसे नहीं हो पा रहा। वो सवाल हमको यहाँ पर भेज देगा। तो जब हम अगला जब सवाल कराएंगे, जैसे सपोज करो कि हम आए, हमने सोचा कि आज हम 40 सवाल करवाएंगे, तो 40 सवाल में हमारी जो है विशेषता ये होगी कि हम पहले आपके सवाल लेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए ये सवाल, यानी आपको घर बैठे बैठे ऑफलाइन क्लास की फिलिंग करवा देंगे। ये मेरा दावा, घर बैठे बैठे ऑफलाइन क्लास की फिलिंग करवा देंगे। तो ये क्लास हमारी शुरू हो रही है 20 मार्च से। आप अपने विद्यार्थियों को बताएंगे और रजिस्ट्रेशन आपका इस नंबर पर होगा। पहले आप इस पर मैसेज कर देंगे कि हाँ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो एक संख्या होगी, उस संख्या पर उतने लोग मिल जाएंगे और उतनी क्लास हमेशा चलती रहेगी। ये ध्यान रखना होगा। आज 1 मार्च है, 20 मार्च को हमारा ये बैच शुरू होगा। ठीक है, तो ये जानकारी हमने इसलिए दे दिया। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के नाम से होगा, वो किसी भी परीक्षा के लिए होगा, यूपीपी के लिए होगा, दरोगा के लिए होगा, आपका एसएससी के लिए होगा, रेलवे के लिए होगा, मतलब जो भी परीक्षा, यहाँ तक कि आप अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो पीसीएस के लिए होगा, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आईएएस के लिए होगा। यानी हमें कुछ छोड़ना नहीं है। आप जिस भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की, है ना, वो हर परीक्षा के लिए तैयारी होगी। कारण क्या है कि हमने यहाँ ये जो बता दिया कि जैसे सपोज करो एक बच्चा एसएससी की तैयारी करता तो एसएससी की किताबें खरीद रखा है, एक बच्चा यूपीएसआई की तैयारी करता तो यूपीएसआई की किताबें खरीद लेगा, जिसकी भी तैयारी कर रहा तो जो अपनी अपनी किताब खरीद रखा है। हमने पढ़ाया नंबर सिस्टम, दोनों जगह है, सब जगह पे नंबर सिस्टम मिल जाएगा। अब उसने अपने सवाल पूछ लिए, उसने अपने सवाल पूछ लिए, अब ये सवाल हमने यहाँ पर सबके लिए पढ़ा दिया। फायदा क्या मिल गया, अब आपको नंबर सिस्टम की एक बेहतरीन समझ हो गई, यानी सिपाही से लेके आईएएस तक के सवालों की समझ हो गई आपके पास। ऐसे ही दूसरा फिर चैप्टर शुरू हुआ, मान लो लघुत्तम शुरू हुआ, लघुत्तम के साथ भी यही कहानी होगी। इससे क्या होगा, गणित पर एक विशेष आपका पकड़ बन जाएगा जो किसी भी परीक्षा में काम आएगा।
ठीक है, तो ये जानकारी हम आपको आज 1 मार्च है, 20 मार्च से हम ये शुरू करने जा रहे हैं। जिस भी विद्यार्थी को आवश्यकता होगी इस नंबर को कांटेक्ट कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने वहाँ तक पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा और पूर्णांक पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे सम संख्या क्या है। सम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर कहा जाता है, EVEN, इवन नंबर कहा जाता है। अब इवन नंबर क्या होता है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। बस जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या, देखो आपके पास समय पर्याप्त है और समय पर्याप्त होने से आप उस समय का बेहतरीन फायदा उठा लीजिए, है ना। खाली पर्याप्त आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, करते करते 6 महीना भी बीत जाएगा। जैसे 20 साल की उम्र बीत गई, ऐसे 6 महीना बीतने में कितना समय लग जाएगा। तो देखो जो संख्या 2 से विभाज्य हो, यहाँ ये महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत हम करेंगे यहाँ से 2, 4, 6, 8 और इन्फिनिट तक। देखो यहाँ पर एक सवाल बन जाता है, शून्य क्या है ना, पूछा जाता है शून्य क्या है, मतलब सम है या विषम पूछा जाता है। अगर पूछा जाए शून्य क्या है, सम है या विषम है, आप कहोगे शून्य सम है। अब शून्य सम कैसे है? जब वहां कोई संख्या दिखाई नहीं पड़ रही है, शून्य की जगह पे कोई संख्या जैसी नहीं लग रही है, तो हम ये कैसे जान गए कि वो सम है, या हम ये कैसे जान जाएं कि वो विषम है? तो दोनों में अगर विवाद हो जाए तो आप उसको सम संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे, आओ समझाते हैं। देखो गणित का एक नियम है कि सम प्लस सम बराबर सम होता है, फिर सम प्लस विषम बराबर विषम होता है, और विषम प्लस विषम बराबर सम होता है। ये खूब ध्यान से इस बात को समझिए। सम प्लस सम सम संख्या होती है, सम प्लस विषम विषम संख्या होती है, और विषम प्लस विषम सम संख्या होती है। ओके, यहां तक खत्म। अब मान लो हमसे पूछा गया शून्य क्या है, और हमने कहा शून्य सम है, तो हम पहले सम नहीं मान के चलते, हम मान लेते हैं शून्य विषम। मान ले अगर शून्य को हम विषम मान रहे हैं और विषम में हम एक विषम संख्या जोड़ रहे हैं, तो हमारा उत्तर कितना बन रहा है, 3 आ रहा है, विषम उत्तर आ गया। आपने देखा कि विषम प्लस विषम होने पर तो सम संख्या बननी चाहिए थी, लेकिन अगर इसको हम विषम मानते तो विषम प्लस विषम मानने पर तो यहाँ तो विषम नहीं सम आना चाहिए था, जबकि इस विषम आ गया है। अब यहाँ पर देखो जरा क्या लिखा है, सम प्लस विषम बराबर विषम होता है, सम प्लस विषम बराबर विषम होता है। अब देखो जीरो आपका सम संख्या हो गया कि नहीं हो गया, आप देख रहे हैं। तो जीरो को हम क्या मानते हैं, जीरो को हम सम संख्या मानते हैं। तो क्या आप यह बात समझ गए, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमने सम पढ़ लिया तो विषम भी पढ़ेंगे, और देखा जाए विषम क्या है। विषम संख्या को हम ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर, ऑड क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से ना विभाजित हो सके उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। देखो जो संख्या 2 से ना विभाजित हो, जो संख्या 2 से ना विभाजित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब जरा बताओ ना विभाजित हो, ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से नहीं विभाजित होती है? तो आप पाओगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और ये विषम संख्याएं हैं जो कि 2 से नहीं विभाजित होती। जब 2 से नहीं विभाजित होती तो उसे हम विषम संख्या मानते। ठीक है, सम विषम पक्का हुआ कि नहीं पक्का हुआ, जरूर बताइएगा। मैसेज आप लोगों को जरूर करते रहना चाहिए। जानते हो मैसेज करने से क्या होता है कि हमें यह पता चलता रहता है। जैसे एक विद्यार्थी ने बताया कि राइटिंग और थोड़ा बेहतर बनाइए, सपोज करो, तो हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर लिखने की कोशिश करें। कभी कभी जल्दबाजी में तेज लिख देते हैं, है ना, तो उसकी कोई बात नहीं। जैसे कोई भी बात आए तो ज़रूर लिख दिया करिए। जैसे एक वीडियो हमारे आवाज़ ही नहीं गया, अगर आप मैसेज ना करें तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा।
तो देखो विषम हो गया। अब विषम के बाद में अब आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य को कहा जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब ये कंपोजिट नंबर क्या है? शब्द से कैसा लग रहा है? भाज्य शब्द से कैसा लग रहा है कि भाज्य एक ऐसी संख्या है जो विभाजित हो जाएगी। किससे? किससे विभाजित हो जाएगी? देखो, एक से और खुद से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती। बोलो, एक से और खुद से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती। तो क्या सभी भाज्य है? और अगर सभी भाज्य हैं तो अभाज्य कहाँ चला जाएगा? तब क्या करें? हम लिख देंगे एक और स्वयं, एक और स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। बताओ, एक और स्वयं से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो उसका क्या सोचना। लेकिन एक और स्वयं के अलावा अन्य से अगर कट जाती तब हम उसको अभाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या कहेंगे। अब प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो आपका उत्तर है सबसे छोटी भाज्य संख्या। चूंकि हम लिख क्यों रहे हैं, इसलिए कि अक्सर गलती हो जा रही है लोगों से। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गई? 4। अब 4 अगर भाज्य है तो 4 के पहले वाली संख्या अभाज्य कैसे हो गई? आओ देखते हैं। देखो, मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4 लिख दिया। एक किससे विभाजित हो रहा? केवल 1 से। 2 किससे विभाजित हो रहा? केवल 1 और 2 से। 3 किससे विभाजित हो रहा? केवल 1 और 3 से। और 4 किससे विभाजित हो रहा? 1 से और 4 से, इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा। तो बताओ 4 हुआ कि नहीं हुआ? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए हम 4 को भाज्य संख्या मानते हैं। इंग्लिश भाषा में इसका जो डेफिनेशन दिया गया है कंपोजिट नंबर का, ये है द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फिर से सुनिए, द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर। व्हाई मोर देन 2 फैक्टर? मतलब 1 एंड इटसेल्फ तो सबके होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ तो सबके होते हैं। इन दोनों के अलावा अगर वो किसी से घटता है तब उसको हम भाज्य मानेंगे, इसलिए सबसे छोटी संख्या हमारी भाज्य हो गई। बात ठीक है? बात पक्की हो रही? आगे बढ़े। ठीक है, भाज्य संख्या हम लोगों ने देख लिया। अब हमको अभाज्य संख्या देखना होगा। अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता? प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना विभाजित हो। बोलो, थोड़ा सा पतला सा लिखें। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से न विभाजित हो, अन्य से न विभाजित हो और किसी से कटेगा ही नहीं। एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? ये जरूर पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और 2 के बारे में एक और बात जानिए, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके बाद जितनी सारी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम हैं। केवल 2 ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा जितनी सारी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब की सब विषम है। तो आपने देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यहीं पर एक सवाल बन जाता है कि बताइए 1 से 100 तक गिनती अगर है, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती? तो आपका प्रश्न बनेगा 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती। कुल 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती, जिसमें से 1 से अगर 100 तक की बात करें तो 1 से 100 तक में कुल 15 संख्याएं मिलती हैं और
1 से 100 नहीं, 1 से 50, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल 15 संख्याएं मिलती हैं और 50 से 100 तक कुल 10 संख्याएं मिलती हैं, तभी तो 25 बनेगा। 1 से 100 तक अगर कुल 25 अभाज्य संख्याएं बनती हैं तो उसमें से 1 से 50 तक में 15 मिल पाएगी और 50 से 100 तक में 10 संख्या मिल पाएगी। ठीक है, अब ये निकाले कैसे? दरअसल अभी यूपी का एग्जाम हुआ, यूपीपी का, तो उसमें एक सवाल बना कि 20 से 40 तक या 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ बता दो। अब लड़का दिमाग लगा रहा है कि 5 क्या है, 7 क्या है, 9 है कि नहीं है, 10 है कि नहीं है, मतलब ऐसे सोच रहा है, 13 है कि नहीं है, 15 है कि नहीं है। तो मैं बताऊं आपको, ऐसे इसको ढूंढने का तरीका भी है। तो तरीका एक बार ठीक से देख लीजिए, तरीका देख लेंगे तो आपका रिस्क खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। आओ समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं कैसे तलाशी जाती हैं। इसके लिए हम आपको 1 मिनट का समय लेंगे, जिसमें हम आपको गिनती लिख देंगे 1 से लेकर 100 तक। देखो 1 से 100 तक हम गिनती लिख देंगे तो 1 मिनट का समय लग जाएगा। 1 मिनट में हम, तो देखिए 1 से लेकर 100 तक गिनती आपके सामने है। अब हमको इसमें से ढूंढना है कि बताओ 1 से लेकर 100 तक में कौन संख्या है जिसको हम अभाज्य कह सकते हैं और कैसे देखा जाए। तो सबसे पहले तो हम 1 को हटा देंगे। 1 कुछ नहीं है, न भाज्य है न अभाज्य है। 1 केवल एक नेचुरल नंबर है, बस प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। अगर 2 अभाज्य संख्या है तो 2 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, हटा दिया जाए। 2 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, हटा दिया जाए। 2 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, हटा दिया जाए। देखो 2 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, इन सारी संख्याओं को हमने हटा दिया जो 2 से कट रही थी। अगली अभाज्य संख्या हमारे पास है 3। अब अगर 3 अभाज्य है तो 3 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, उन्हें सबको हटाया जाए। तो 3 है हमारे पास, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, 30 है, 33 है, 36 है, 39 है, 42 है, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। आपने देखा 3 से कटने वाली सभी संख्याओं को हमने हटा दिया। अब अगली अभाज्य संख्या हमारे पास है 5। अगर 5 अभाज्य है तो 5 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, तो 5 से कटने वाली सारी संख्याओं को हमने यहाँ हटा दिया। देखो हटा दिया। अब अगली अभाज्य संख्या हमारे पास 7 है, बस केवल 7 ही तक चेक करना है। तो 7 से भी देख लें, 7 अगर अभाज्य है तो 7 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, तो हमने 7 से देखा तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, ये सारी संख्याएं 7 से कटने वाली थी, इनको भी हटा दिया। अब जो बच गई ना, वो सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं। आओ जो बच गई उन्हें सर्किल बना लेते हैं और सर्किल बना के उन्हें गिन लिया जाएगा। देखो सर्किल बना करके उन्हें गिन लिया जाएगा, ये रहा। तो सारी संख्याएं आपके सामने हो गई, आओ गिन लिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब ये 25 के 25 संख्याएं आपके सामने हैं ना, जो हमने यहाँ पीछे लिखा था। यहाँ पे जो हमने लिखा था कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो आपको मिल गई। अब हमको यह भी देखना होगा, क्या 1 से 50 तक अगर हम लाइन खींच दें तो क्या 1 से 50 तक 15 संख्याएं मिल पाएंगी। और ये भी चेक कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप देख सकते हैं 15 संख्याएं इधर हैं तो 10 ही संख्या इधर होगी। तो आप देख लीजिए, हमारे पढ़ाने का क्रम ये होता है कि हम कोई चीज़ ऐसा नहीं कि हम खाली प्रश्न पढ़े और उत्तर बता दिए। उत्तर नहीं बताना, हमको सीधे सीधे उसके बारे में बताना है कि कोई चीज़ होता ही क्यों है। अगर आप ये जान जाएं कोई चीज़ होता ही क्यों है, तब क्या पूछना है, तो उसके साथ कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना। तो मेरे ख्याल से आपने अभाज्य संख्या समझ लिया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी, आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। आगे फिर अगला वीडियो बनेगा। और यह कोशिश करिए, समझना ये है कि हम कुछ छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना, छोड़ने वाले ही नहीं हैं।
यूपीपी के लिए जो आपको 75 और बटा 75 कहा गया था, पूरे 75 में 75 तो वो मिल के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सारे पेपर करवाएंगे जितने हुए थे, पिछले वाले भी नए वाले भी, कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। तो जुड़िए, आपका उद्देश्य यह होना चाहिए, थोड़ा हमारे इस परिवार को और बढ़ाने की कोशिश करिए, लोगों तक पहुंचाइए हमारे चैनल को, कि शुरू से आपकी आवाज़ को सुनते हुए कोई आदमी अगर पढ़ा रहा है तो वो मैं हूँ। समझ पा रहे? यानी हमारा चैनल आपको अपना परिवार समझ करके यह बताने की कोशिश करेगा। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।